हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम आ गए हैं लिनक्स फंडामेंटल सीरीज के थर्ड और फाइनल पार्ट में। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ट्राईहेक्मी के टारगेट मशीन को एक्सेस करना होगा। इसके लिए हम या तो ब्राउज़र बेस्ड अटैक मशीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर वीपीएन का यूज़ करके ट्राईहेक्मी के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा ओपन वीपीएन यूटिलिटी का, और इसे करने के लिए आपको अपना ओएस सेलेक्ट करना होगा एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड, और एक ओपन वीपीएन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं ओपन करूंगा अपना टर्मिनल और यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट कमांड sudo openvpn followed by the path of the downloaded file and the sudo password। तो आप यहाँ देख सकते हैं वी गॉट द मैसेज इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। दैट मीन्स हमने वीपीएन से कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये है वीपीएन की आईपी 10.18.7.234 और यहाँ पे ये एक टनलिंग डिवाइस ऐड हो गई है, दैट इज़ योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यही सेम आईपी आपको ऊपर नेटवर्क के पास दिख जाएगी, सो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम हियर। और हम देख सकते हैं इफ़ कॉन्फिग का यूज़ करके। सो इफ़ कॉन्फिग हमें बताएगा हम कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं और किससे कनेक्टेड हैं। सो वी कैन सी दिस इज़ अ टनलिंग डिवाइस एंड दिस इज़ द आईपी एड्रेस। तो लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 में हम देखेंगे कुछ यूज़फुल यूटिलिटीज़ और एप्लीकेशंस जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम अपने लिनक्स स्किल्स को एडवांस करेंगे बाय लर्निंग अबाउट ऑटोमेशन, पैकेज मैनेजमेंट एंड सर्विस एप्लीकेशन लॉगिंग। तो इसे करते हैं कंप्लीट और चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क में। हमारा नेक्स्ट टास्क है डिप्लॉइंग योर लिनक्स मशीन। तो अब यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट मशीन, और हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ट्राईहेक्मी के वीपीएन से। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे SSH का इस लिनक्स मशीन में लॉगिन करने के लिए, और आईपी इस मशीन की हमें ऊपर दिख जाएगी। तो यहाँ पर हमें मशीन की आईपी दिखेगी और हमें चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड, दोनों यहाँ प्रोवाइडेड हैं, ट्राईहेक्मी एंड ट्राईहेक्मी। और इसे करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जब तक कि मशीन लोड होती है। और यहाँ पर आईपी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स मशीन हमारी लोड हो गई है और एक्टिव है। तो इसे करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने टर्मिनल में। यहाँ पर एंटर करेंगे हम कमांड SSH करने के लिए। तो SSH ट्राईहेक्मी एट द मशीन IP and yes, password will be ट्राईहेक्मी। तो आप देख सकते हैं हमारी मशीन यहाँ पर हो गई है कनेक्ट। हमें मिल गया है सिक्योर शेल लिनक्स 3 मशीन का। यहाँ पर आपका होस्ट नेम है लिनक्स 3 और हम ट्राईहेक्मी यूज़र नेम से कनेक्टेड हैं। तो अब हमारा ये टास्क हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग सम टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर्स। अभी तक हमने जो भी टेक्स्ट एडिटर देखे थे हमने सिर्फ कमांड लाइन में कुछ एको का यूज़ करके और पाइप ऑपरेटर्स जैसे कि रीडायरेक्ट ऑपरेटर यूज़ करके हमने किया था, पर ये एफिशिएंट वे नहीं है डेटा हैंडल करने का और मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने का जिसमें मल्टीपल लाइंस हों। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नैनो और विम। नैनो एक इजी टू लर्न टेक्स्ट एडिटर है। इसमें हम फाइल क्रिएट और एडिट करने के लिए नैनो कमांड के आगे फाइल नेम देते हैं, और यहाँ पर हमें जो भी एडिट करना है वो हम टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। एंड टू गेट आउट एंड सेव इट वी कैन डू Ctrl+X। एंड विम इज़ ऑल्सो अ मोर एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर एज कम्पेयर टू नैनो, और इसको हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने पहले टास्क में, क्रिएट अ फाइल यूजिंग नैनो। सो वी विल यूज़ कमांड नैनो and with the file name
example new file and write this is a new file. I am using Nano to edit this file and enter. We'll give one more line. TryHackMe is fun to learn. That's it. So we'll give Control X, yes, enter, and ls. We can see a new file is created. तो अब इस न्यू फाइल के कंटेंट को चेक करते हैं. cat न्यू फाइल, तो जो हमने वहाँ एंटर किया था वो उस फाइल में आ गया है. सो दिस टास्क इज completed. Our next task is edit task 3 located in TryHackMe's home directory. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी होम डायरेक्टरी में एक टास्क 3 फाइल है. इसके कंटेंट को रीड करते हैं यूजिंग नैनो. तो नैनो टास्क 3, और यहाँ पर है फ्लैग जो हमें आंसर में पेस्ट करना है. सो कॉपी दिस एंड पेस्ट, सबमिट. सो करेक्ट आंसर. अब चलते हैं अपने टास्क 4 की तरफ. इसमें हम देखेंगे कुछ जनरल यूटिलिटीज़. जैसे फर्स्ट वन इज़ डाउनलोडिंग फाइल्स. यहाँ पर हम कवर करेंगे wget कमांड को. इसके यूज़ से हम डाउनलोड हो सकते हैं फाइल्स फ्रॉम द वेब वाया HTTP प्रोटोकॉल, एंड इट विल फील लाइक हम ब्राउज़र से ही फाइल को एक्सेस कर रहे हैं. यहाँ पर हमें एक्सेस करने के लिए सिंपली अपना एड्रेस प्रोवाइड करना होगा जहाँ से हमें डाउनलोड करनी है फाइल. So command will be wget followed by the web address from where we have to download the file, and we will use the HTTP server. और आगे हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे. अब चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट यूटिलिटी की तरफ. It is to transfer files from your host using SCP. So SCP is secure copy. It's a means of securely copying files, and it is different from the regular CP command. It allows you to transfer files between two computers using the SSH protocol. तो SCP का यूज़ करके हम कॉपी कर सकते हैं फाइल्स डायरेक्टरीज अपने लोकल सिस्टम से रिमोट सिस्टम में, और वाइस वर्सा वी कैन कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम रिमोट टू योर लोकल सिस्टम. इसके लिए हमें यूज़ करना होगा कमांड SCP, और SCP के आगे हम यूज़ करेंगे फाइल नेम जो हमारे लोकल सिस्टम में सेव्ड है. हेयर इट इज़ SCP एंड फॉलोड बाई important.txt. तो important.txt हमारी लोकल फाइल है, और हमें इसे सेंड करना है दूसरी मशीन पे जिसकी IP और यूज़र नेम हमें पता है और पासवर्ड हमें पता होना चाहिए. सो वी विल लॉग इन टू दैट यूजिंग यूज़र नेम एट IP, and after that we have to follow it with the directory and the path जहाँ हमें फाइल सेंड करनी है with the name. सिमिलरली अगर हमें इस फाइल को कॉपी करना है रिमोट सिस्टम से हमारे लोकल सिस्टम में, सो हमें पहले रिमोट में लॉगिन करना होगा थ्रू SSH. सो वी विल यूज़ SCP फॉलोड बाय द IP and यूज़र नेम एंड द डायरेक्टरी वेयर द फाइल इज़ प्रेजेंट, और उसके आगे हमें देना होगा फाइल नेम जिस फाइल नेम से हम अपने सिस्टम में उसे सेव करेंगे. अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ पाइथन लाइट वेट मॉड्यूल कॉल्ड HTTP सर्वर. इस मॉड्यूल से कोई भी कंप्यूटर को हम ईज़िली एक वेब सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस वेब सर्वर से फिर हम थ्रू ब्राउज़र और यूजिंग wget कमांड और curl कमांड हम फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें एक सिंगल वन लाइनर कमांड यूज़ करनी है, और इस कमांड को यूज़ करके हम एक वेब सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं on our local computer. And once the server is created, we can use wget command to download files using that web server. तो आपको wget request का रिस्पॉन्स मिलेगा 200. ओके, दैट मीन्स हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है, और वेब सर्वर में आपको दिखेगा हमारा गेट रिक्वेस्ट यहाँ लॉग किया हुआ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंश्योर यू आर कनेक्टेड टू द IP. यस वी आर. नाउ वी हैव टू यूज Python 3's HTTP server module to start a web server in the home directory of the TryHackMe machine we have deployed. So we'll go to this instance and we'll use Python 3 -m http.server,
एंड यू कैन सी यहाँ पर एक वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है ऑन आवर लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर 8000। और अब चलते हैं वापस क्वेश्चन में। कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट इज डाउनलोड द फाइल this onto the TryHackMe attach box. So we are using our machine, so we will download this file on our machine. तो इसे कॉपी करते हैं और चलते हैं टर्मिनल में। और यहाँ पर हमारा वेब सर्वर रनिंग है और रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी है। यहाँ पर टाइप करते हैं wget फॉलोड बाय द फाइल पाथ। और आप देख सकते हैं कि ये इस सर्वर से कनेक्टेड हो गया है और रिक्वेस्ट सेंड थी, रिस्पॉन्स इज 200 ओके। फाइल डाउनलोड हुई है, इज ऑफ लेंथ 20 एंड फॉर्मेट इज टेक्स्ट प्लेन एंड फाइल नेम इज flag.txt.1। अब करते हैं ls। तो यहाँ ls-la क्योंकि हिडन फाइल है। यू कैन सी .flag.txt.1 यहाँ पर सेव हो गई है। नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट आर दी कंटेंट्स। तो करते हैं कैट ऑफ दिस फाइल। तो ये इसका फ्लैग मिल गया है, इसे कॉपी करते हैं और अपने आंसर्स में पेस्ट करते हैं। सबमिट। ओके, सो यू कैन क्रिएट एंड डाउनलोड फाइल्स टू फर्दर अप्लाई योर लर्निंग एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम इस सर्वर को करते हैं क्लोज यूजिंग Ctrl+C। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने गेट कमांड रिक्वेस्ट किया था वो यहाँ लॉग हो गया है विद रिस्पॉन्स कोड 200। Ctrl+C एंड बैक टू आवर आंसर। कंप्लीटेड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, दैट इज प्रोसेसेस। सो प्रोसेसेस आर द प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग ऑन योर मशीन एंड उन्हें कर्नल मैनेज करता है और ईच प्रोसेस विल हैव एन आईडी, उसे हम कहते हैं PID। और PID इंक्रीमेंट होती है जब भी नया प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इट कीप्स ऑन इंक्रीमेंटिंग। और हमें अगर प्रोसेस को व्यू करना है किसी मशीन पे तो हम यूज़ कर सकते हैं कमांड PS कमांड से हमें मिलती है प्रोसेसेस की लिस्ट जो हमने अपने यूज़र सेशन से बनाई हैं। इसके अलावा हमें वो कौन से टर्मिनल पे चल रहा है, यानी कौन से सेशन पे रन हो रही है कमांड, और वो कितना CPU यूजेज टाइम ले रही है और उस कमांड का नेम क्या है वो भी हमें दिखता है। अब यहाँ रन करते हैं अपनी कमांड PS और आप देख सकते हैं कि दो प्रोसेसेस एक्टिव हैं। पहला है Z शेल जो आपका शेल रन कर रहा है, दूसरा है PS जो मैंने अभी रन किया है। दोनों की प्रोसेस आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब अगर आपको वो प्रोसेस देखने हैं जो बाकी यूज़र्स भी चला रहे हैं और जो किसी सेशन से रन नहीं करते, जैसे कि सिस्टम प्रोसेसेस, तो आपको PS के आगे ऑक्स देना पड़ेगा कमांड। सो द कमांड विल बी PS ऑक्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लंबी प्रोसेस की लिस्ट है जो मैंने चलाए हैं और बाकी यूज़र्स ने और सिस्टम से चले हैं, जैसे रूट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग यूज़र्स हैं, जैसे रूट किट एंड साइबर कैफी जो कि मैं हूँ। और जो लास्ट प्रोसेस मैंने चलाया है अभी PS ऑक्स, वो भी यहाँ दिख जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड जो कि है टॉप कमांड हमें एक रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है प्रोसेसेस का जो हमारे सिस्टम में रन हो रहे हैं और एक वन टाइम व्यू दिखाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क रन कर रहे हैं, कितने टास्क स्टॉप हैं, कितने रनिंग हैं। सो लेट्स गिव टॉप। और यहाँ देख सकते हैं 191 टास्क इन टोटल हैं, जिसमें से एक रनिंग है, 190 स्लीपिंग है, 0 स्टॉप एंड 0 zombie. Then we can see details about our system memory. So we can see how much is total memory and how much is free, कितनी used है, and details about the processes and their PID.
और आपने नोटिस किया होगा कि ये व्यू कुछ सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि ये रियल टाइम व्यू है। ओके, सो नाउ वी विल सी मैनेजिंग प्रोसेस। तो हम कुछ सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोसेस टर्मिनेट करने के लिए, और हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें प्रोसेस को कैसे किल करना है, कैसे डील करना है। सो अगर हमें किसी प्रोसेस को किल करना है तो वी कैन यूज़ कमांड किल and followed by the PID of the process we need to kill. For example, PID 1337 will kill the process 1337. तो हमारे पास 3 टाइप के सिग्नल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिक टर्म मीन्स किल द प्रोसेस, लेकिन जो प्रोसेस क्लीन अप होने वाला है उसको अलाउ करो। दिस इज इक्विवेलेंट टू सिक टर्म, टर्मिनेट द सिग्नल। And next one is sick kill means kill the process and don't allow any cleanup. And sick stop is stop or suspend the process but don't kill. Then we'll see how to process start. तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं नेम स्पेसेस की। OS यूज़ करता है नेम स्पेसेस टू डिवाइड रिसोर्सेज जैसे कि CPU, रैम, प्रायोरिटी टू प्रोसेस। हमने पहले देखा कि PID कैसे वर्क करती है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आप टॉप कमांड में देख सकते हैं कि एक प्रोसेस जिसकी PID 1 है उसका नाम है सिस्टम D, और ये प्रोसेस सिस्टम बूटअप पर स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस को सिस्टम D कहते हैं और ये बाकी सारी यूज़र प्रोसेस को मैनेज करता है। इसका मतलब कि बूटअप के बाद जितने भी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं वो सब सिस्टम D से कंट्रोल होते हैं और उसके चाइल्ड प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गेटिंग प्रोसेस सर्विसेज टू स्टार्ट ऑन बूट। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो बूटअप में स्टार्ट हों, और फॉर एग्जांपल कुछ वेब सर्वर्स होते हैं, डेटाबेसेस सर्वर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। तो हमारी नेक्स्ट कमांड है systemctl। इस कमांड का यूज़ करके हम सिस्टम डेमन प्रोसेस जो कि सिस्टम D है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हम किसी एप्लीकेशन को बूटअप पर मैनुअली स्टार्ट, स्टॉप, एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसका यूज़ हम देखेंगे आगे टास्क में। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड्स और फोरग्राउंडिंग की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बैकग्राउंडिंग एंड फोरग्राउंडिंग इन लिनक्स। सो लिनक्स में प्रोसेस 2 स्टेट में चल सकते हैं, बैकग्राउंड या फोरग्राउंड। फॉर एग्जांपल जो कमांड्स हम टर्मिनल में रन करते हैं सच एज एको, ये सारे फोरग्राउंड में चलते हैं क्योंकि इनका आउटपुट आपको टर्मिनल पर ही दिख जाता है। तो हम चलते हैं टर्मिनल में and we'll do echo hello and you can see the output is there. So ये instantly run हो गई है foreground में। We can do echo hello ampersand to run in background, और यहाँ पर हमें एक प्रोसेस ID मिल गई है। That means ये प्रोसेस बैकग्राउंड में रन तो हुआ पर ये instantly complete भी हो गया और आउटपुट मिल गया आपको hello and the command is done। बैकग्राउंडिंग का यूज़ हम करते हैं वहाँ पर जहाँ हमें पता है कि किसी कमांड को रन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम उस कमांड को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं और हम टर्मिनल पे जो भी अपनी अदर कमांड्स रन कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि हम कैसे एम्परसेंड का यूज़ करके किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड कर सकते हैं। एक दूसरा वे है हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Z और इंटरप्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है एक स्क्रिप्ट का जो रन हो रही है फोरग्राउंड में, और Ctrl+Z यूज़ करके उसको बैकग्राउंड कर सकते हैं और इस स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चला जाएगा जब तक हम इसे फोरग्राउंड नहीं करते। तो अब हम देखते हैं किसी प्रोसेस को फोरग्राउंड कैसे करते हैं। तो हम जब भी किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड करते हैं उसकी प्रोसेस की एंट्री PSOX में आ जाती है और हम उसको सर्च कर सकते हैं प्रोसेस ID से। तो हम यूज़ कर सकते हैं कमांड FG किसी बैकग्राउंड प्रोसेस को फोरग्राउंड में लाने के लिए और दोबारा रन करने के लिए। सो वी कैन डू FG एंड इट्स सेइंग नो करंट जॉब।
क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड में रन किया था एको कमांड वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है रीड मी, इसे करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वर टू लॉन्च अ प्रोसेस वेयर द प्रीवियस आईडी वाज 300। ओके, सो आपको पता है कि नेक्स्ट आईडी इंक्रीमेंट होगी, सो इट विल बी 301। सबमिट, इट्स अ करेक्ट आंसर। Next is if we wanted to cleanly kill a process, what signal would we send it? So we will use sit term क्योंकि हमें यहाँ पर cleanly kill करना है, so sit term will be used. Next question is locate the process that is running on the deployed instance, what flag is given? So हमें देखना है हमारे deployed machine की processes को, so we will use ps aux and we will find the flag. सो यहाँ पर देखते हैं फ्लैग। ओके, तो ये फ्लैग मिल गया हमें THM प्रोसेस। सो कॉपी एंड पेस्ट, सबमिट, इट्स अ करेक्ट आंसर। व्हाट कमांड वुड वी यूज टू स्टॉप द सर्विस माई सर्विस? तो हमें पता है हम सिस्टम CTL stop and the application name my service, so it's a correct answer. What command would we use to start the same service? So we can use system CTL enable and my service क्योंकि हमें बूट अप पे चाहिए, वो मैनुअली स्टार्ट नहीं करनी है। What command would we use to bring a previously backgrounded process to foreground? FG. ओके, सो दिस इज डन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, विच इज़ अबाउट मेंटेनिंग योर सिस्टम यूजिंग ऑटोमेशन। अगर हम एज अ यूज़र चाहते हैं कि कोई सर्टेन एक्शन या कमांड या टास्क किसी सर्टेन टाइम पर हो या फिर सिस्टम बूटअप के साथ हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉन जॉब्स का। और अब हम इसमें देखेंगे कि क्रॉन जॉब्स को कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग क्रॉन टैब्स। क्रॉन टैब एक प्रोसेस है जो कि सिस्टम बूटअप के टाइम पर स्टार्ट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉन जॉब्स को मैनेज करने के लिए। आप देख सकते हैं कि क्रॉन टैब एक स्पेशल फाइल है जिसमें 6 वैल्यूज़ होती हैं स्पेसिफिक जो हमें प्रोवाइड करना होती हैं, एंड इट इज़ रन बाय क्रॉन प्रोसेस। व्हाट मिनट वी हैव टू एग्जीक्यूट, व्हाट आवर, व्हाट डे ऑफ द मंथ, व्हाट डे मंथ ऑफ द ईयर एंड व्हाट डे ऑफ द वीक एंड द कमांड। सो ये 6 वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करते हैं क्रॉन टैब में इन अ सिंगल लाइन, इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय क्रॉन प्रोसेस। यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया है, अगर हमें बैकअप लेने हैं, हमें कॉपी करने हैं बैकअप्स को अपनी होम डायरेक्टरी में, सो वी कैन यूज़ दिस कमांड एंड बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ दिस 6 पैरामीटर्स वी कैन डिफाइन कि हमें इसे हर 12 आवर्स में रन करना है कमांड को, एंड वी कैन यूज़ क्रॉन टैब जनरेटर फॉर क्रिएटिंग दीज क्रॉन टैब्स। और हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी आर ऑटोमेटिंग। So we can select the minutes we have to run it and the hours every 12 hours and days of the month we have to run every day and every month of the year and every day of the week। तो अब हम कमांड फॉर एग्जांपल लिखते हैं echo hello and then we will come down and generate क्रॉन टैब लाइन। तो ये क्रॉन जॉब जनरेट हो गई है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और कॉपी करके हम चल सकते हैं अपने टर्मिनल में और वहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं अपना क्रॉन टैब यूजिंग कमांड क्रॉन टैब -e एंड वी कैन पेस्ट दिस एज अ लाइन। सो व्हेन द सिस्टम will boot up, it will start the cron job process। Ensure that you are connected to the deployed instance। Yes, we are। When will the cron tab on the displayed instance run? तो अब हमें देखना होगा अपनी मशीन का cron tab। So we'll clear this cron tab -e। so ये है हमारी cron tab की फाइल, और इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर मेंशन्ड है एक स्क्रिप्ट जो रन करनी है एवरी टाइम एट रिबूट।
So we can copy this attribute and paste, submit. So this is the correct answer. तो हमारा नेक्स्ट टास्क है मेंटेनिंग योर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पैकेज मैनेजमेंट। एंड इस टास्क में हम देखेंगे यूज़ ऑफ एप्ट कमांड। एप्ट स्टैंड्स फॉर एडवांस पैकेजिंग टूल। ये कमांड यूज़ होती है न्यू सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस को अपग्रेड करने के लिए, पैकेज लिस्ट इंडेक्स को अपडेट करने के लिए, और इवन आपके एंटायर लिनक्स सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड करने के लिए। वी रन दिस कमांड विथ रूट प्रिविलेजेस यूजिंग sudo। हम देखेंगे यूज़ ऑफ एप्ट अपडेट। आपके सिस्टम को अपडेट करने के लिए, एप्ट इंस्टॉल किसी नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, एंड टू रिमूव एनी एप्लीकेशन यू कैन यूज एप्ट रिमूव एंड दैट एप्लीकेशन विल बी रिमूव फ्रॉम योर सिस्टम। तो अब यहाँ चलते हैं अपने टर्मिनल में एंड विल यूज sudo apt अपडेट। और आप देखेंगे कि जितने भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस की अपडेट अवेलेबल है वो सारे अपडेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस आपके सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे। तो आपकी अपडेट अब कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ apt-get install to install new software packages। We are trying to install Python 3 और आप देख सकते हैं कि Python 3 का मोस्ट न्यूएस्ट वर्जन दैट इज 3.10.6 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए पैकेज में कोई भी अपडेट नहीं हुआ। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट और चलते हैं अपने लास्ट टास्क की तरफ, दैट इज मेंटेनिंग योर सिस्टम वाया लॉग्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस एप्लीकेशंस और सर्विसेज के लॉग्स मैनेज करता है इन द डायरेक्टरी verilog। सो इफ यू लुक इनटू द verilog डायरेक्टरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट बूट लॉग्स एंड ऑथेंटिकेशन लॉग्स, debug logs and message logs, and different applications like Apache and apt and MySQL, and various logs like user logs, access logs, and many more. So every access or every error is logged into these logs। तो ये लॉग्स और सर्विसेज जो होती हैं वो आपके सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हेल्प करती हैं। और अगर आप डेवलपर या एडमिनिस्ट्रेटर हैं अपने सिस्टम के, तो आप अपने वेब सर्वर की सर्विसेज को चेक कर सकते हैं फॉर एवरी सिंगल रिक्वेस्ट। सो वी विल गो टू verilog एंड Apache 2 एंड ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लुक फॉर द Apache 2 logs। दिस इज कंप्लीटेड। And next question is what is the IP address of the user who visited the site। तो अब हमें इसके एक्सेस लॉग चेक करना होंगे। So we'll go to Apache, the logs for Apache 2। So here we will go to Apache 2 and do an ls। तो यहाँ देख सकते हैं आप access.log, access.log.1 and error logs। So different kind of access and error logs are there। So if we see the permission, we have permission to view this file access.log.1। So इसे करते हैं यहाँ पर cat तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक यूज़र ने इस IP के थ्रू हमारे वेब सर्वर को एक्सेस किया है और यहाँ पर इस एक्सेस की ज़्यादा डिटेल है कि उसने गेट रिक्वेस्ट से इस फाइल को एक्सेस किया है, इस टाइम पर एक्सेस किया है, स्टेटस कोड is 200 एंड मोजिला से एक्सेस किया है। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ
and we will paste the IP. नेक्स्ट है व्हाट फाइल डिड दे एक्सेस। तो हमने देखा था अभी cats and dogs.jpg फाइल को एक्सेस किया है, कॉपी एंड पेस्ट, एंड ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन ऑफ दिस रूम। तो इस रूम में हमने देखा था कुछ कमांड्स फॉर टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर्स, देन हमने देखा था कुछ जनरल यूटिलिटीज़ जैसे कि डाउनलोडिंग और सर्विसेज की, देन हमने देखा था प्रोसेसेस के बारे में एंड मेंटेनिंग एंड ऑटोमेटिंग योर सिस्टम। अब करते हैं इस मशीन को टर्मिनेट एंड मार्क दिस कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. See you in next video. Till then, keep learning. Take care. Bye.